Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। लास्ट टॉपिक उसके बाद मैंने कल करेंगे, ठीक है। लॉस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के से रिलेटेड कुछ कवानीन हैं, उनको आप मद्देनज़र रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं पहले जो है ना एक डायग्राम बनाऊंगा ताकि वही डायग्राम हम डेरिवेशन के लिए भी यूज़ कर सकें और लॉस ऑफ फ्रिक्शन को भी उसी डायग्राम से आपको समझा सकूं, ठीक है। डायग्राम कुछ यूँ बनाऊंगा मैं कि हमारे पास बुक्स यहाँ पे सिंपल बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप कंसिडर करिए बॉक्स है, ये एक सरफेस है। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला जो है आपके पास ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेस। फ्रिक्शनल फोर्स, जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा मोशन के खिलाफ काम करता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन का क्या मतलब है? अगर दो बॉडी भी मूव हो रहे हो या एक बॉडी उस पर दूसरा उसके ऊपर मूव हो रहे हो, तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मुज़ाहिमत करते हैं, कभी भी वो फोर्स के साथ नहीं, मोशन के साथ नहीं देते, बल्कि मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है। क्या मतलब? ग्रेविटी का कुछ और कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन ग्रेविटी की वजह से नहीं होती। अभी मैं नीचे की तरफ हूँ ना, फ्रिक्शन ग्रेविटी की वजह से फ्रिक्शन मोशन के खिलाफ होती है। कोई भी चीज़ मूव हो रहा है ना, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अभी हम ग्रेविटी का भी यहाँ पे थोड़ा रिलेशन देखेंगे कि उसमें वेट का क्या असरात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम डेरिवेशन में करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये और ये एरिया फर्स्ट के लिए बॉडी यहाँ पर रखे हुए, आप इस पे फोर्स लगाए, इस डायरेक्शन में आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किस मद में लगेंगे? इसके अपोजिट में। हमेशा जिस साइड पे आप फोर्स लगाते हैं ना, उसी से अपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, ठीक है कि नहीं। अगर वेट की अगर आप बात करें तो बॉडी ये है हमारे पास, वेट हमेशा डाउनवर्ड, और इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगती है, ठीक है। उसे नॉर्मल रिएक्शन यानी एम भी कहा जाता है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये बात आपने ऐसे ऐसे समझते हैं, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये इसका वेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बॉडी को आप इस साइड पे मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी को। जब आप बॉडी को इस साइड पे लेके जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। ये सरफेस है, ये सरफेस है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह, देखो सरफेस और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। इस मत को बोल, ये पैरेलल है, ये सरफेस है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। यही पॉइंट यूं लिखा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ये भी याद रखेगा। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। अभी मैंने आपको बोला एम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि ऊपर की तरफ होता है और वेट नीचे। तो बॉडी का जितना वेट ज्यादा होगा उतना उसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है। तभी तो भारी चीजों को आगे करने में काफी वेट आपको फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन भी ज्यादा होती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। आप एरिया ऑफ कांटेक्ट में ना, अभी जाहिरी तौर पर जो आपको नजर आ रहे हैं ना, उस पर आप ना जाएं, ठीक है। वो उस पर फर्ज कर ले आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, दूसरे बॉडी का एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है। तो आप इस बेस पे फैसला नहीं करेंगे कि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होंगे, इसमें भी हो सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर करके रखने हैं। तो ये पॉइंट है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। और पांचवा, इसका रीजन हमने मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कल फ्रिक्शन के बारे में, मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमने बोला था कि उनके दरमियान वेल्डिंग फोर्स जितने ज्यादा होंगे उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगी, ना कि एरिया ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ये जो दो पॉइंट आपके पास आए हैं इसमें से एक आप स्किप करें, एक सेम लिखा हुआ, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है, एंड देयर स्टेट्स ऑफ रफनेस। यानी कुछ बॉडी, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो काफी स्मूथ होते हैं, नेचर पे डिपेंड करता है ना। एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप जो है ना, अगर आप इसको साफ करने के लिए कपड़ा यूज करते हैं तो आसानी के साथ आप इसको कपड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम होता है। लेकिन दीवार पे आप वही करेंगे तो काफी फ्रिक्शन ज्यादा होती है उसमें। तो डिपेंड करता है नेचर पर भी और रफनेस पर भी, ठीक है।
और मेरे ख्याल से आखिरी पॉइंट है ना, आखिरी पॉइंट है काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ सरफेस। ये बात याद रखो। मैं एक छोटी सी डायग्राम के जरिए एक बात समझाना चाहता हूँ। फर्ज कर ले ये आपके पास हम ये डायग्राम हम बनाएंगे, ठीक है। फर्ज कर ले अगर अप्लाइड फोर्स रखें, अप्लाइड फोर्स, इधर आप रखिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन भी साथ साथ में बढ़ रहे हैं। अभी बॉडी मोशन में नहीं आया, अभी आप फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। देखो कहाँ मूव करते हैं। मैंने आपको कल एक टर्म बताया था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एक रेस्ट कंडीशन इस लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक हालत में अभी मूव नहीं हुआ, मैक्सिमम उसके अंदर जो फ्रिक्शन, हाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन मतलब अब उस फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसने मैंने क्या बोला था, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला था ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे ही क्रॉस होता है ना फिर बॉडी मोशन में आ जाती है, लेकिन जब बॉडी मोशन में आ जाती है उसकी फ्रिक्शन थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डायनेमिक फ्रिक्शन। रुकी हुई बॉडी के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा होते हैं बनिस्बत चलती हुई बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे ये बात शायद आपको समझने में मदद मिले कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिलेटिव मोशन। अब बॉडी एक दफा मोशन में आ गया ना तो स्टेट आपके पास एक ग्राफ बनेगी, मतलब इसका जो ये ग्राफ है ना बिल्कुल फ्रिक्शन वही कांस्टेंट रहेगा। एक दफा मोशन में आ गया, ये देखो यहाँ तक तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से मजीद आपने फोर्स बढ़ाया तो बॉडी मोशन में आके फ्रिक्शन कम हो रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से आपके पास फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट रहेंगे, यहाँ मजीद फ्रिक्शन नहीं बढ़ेंगे। आगे की तरफ भी हो रहा है ना बॉडी, मजीद फ्रिक्शन इसमें बढ़ने के चांस नहीं है। फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा, मूविंग बॉडी में फ्रिक्शन थोड़ा कम होते हैं, ये बात ध्यान रखो। और चाहे स्पीड ज्यादा हो चाहे स्पीड कम हो उसमें मजीद डिपेंड नहीं करेगा। जो स्टार्टिंग में मोशन में जो फ्रिक्शन थे वही, जितना स्पीड आप बढ़ाए वही फ्रिक्शन ही रहेगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन ये बात है ऑब्जेक्ट रुके हुए कंडीशन में हो तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है, मूविंग वाले ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन कम है। लेकिन मोशन उसकी वेलोसिटी कितनी है, ज्यादा है कम है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये बात भी ध्यान में रखिए। खैर भारत, ये कुछ बातें थी लॉस ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड। अब हम आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको कहाँ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोर्स, और इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालना पेपर इसमें ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, पहले मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूँ फिर डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, भाई रिजल्टेंट किस चीज का, एंड नॉर्मल रिएक्शन का। ये इसमें वर्डिंग पूरा कंप्लीट नहीं है, रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स, ये वर्डिंग पूरा कंप्लीट नहीं है, ये मैं थोड़ा वर्डिंग कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये जरा आप लोग भी कंप्लीट करें थोड़ा सा इसमें। नॉर्मल रिएक्शन विथ नॉर्मल रिएक्शन, देखो विथ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। आप सही यहाँ पे था, आप जाके ये वर्डिंग मुकम्मल, अब मैं आपको समझाता हूँ इसको। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, भाई रिजल्टेंट किस चीज का, ये दो दफे जाम मुश्किल, एक नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट। पहले ये समझो, जुमला बिल्कुल दुरुस्त लिखा है, मैं बिल्कुल होश हवास में हूँ। वो एंगल जो कि बनाते हैं रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, भाई रिजल्टेंट किस चीज का, दो फोर्स के रिजल्टेंट होने जरूरी है ना, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ आ जाए, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ये नॉर्मल फोर्स, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं भाई, हेड टू टेल, वेक्टर है ना दोनों। मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करा के इसको यहाँ लेके आऊंगा डॉटेड लाइन में, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन, बस हेड टू टेल वेक्टर को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पे लेके आऊंगा नॉर्मल रिएक्शन इसी डायरेक्शन में। तो पहले वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड, यहां पे इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, दूसरे यानी पहले वेक्टर के
इसको आप पहला वेक्टर कंसीडर करें, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल। रिजल्टेंट इस तरह ड्रॉ करेंगे कि रिजल्टेंट का टेल पहले वेक्टर के टेल से और रिजल्टेंट का हेड दूसरे वेक्टर के हेड से क्या कर रहे हो, ये इसका रिजल्टेंट है। अब दोबारा सुने, एहतियात के साथ सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। अब दोबारा देखिए, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। ले डिस्टर्ब नहीं करो, थोड़ी देर इसको थोड़ी देर के लिए बनना, खूब बहुत सीरियस वो मैटर है, वरना समझ में नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ, किस चीज का रिजल्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन है फ्रिक्शनल फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये फ्रिक्शनल फोर्स था, इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल बना रहे किसके साथ, विद नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के दरमियान जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। शायद समझ में नहीं आ गया तो एक दफा हल्का सा और द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, रिजल्टेंट किस चीज का, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन है कि नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया। अब ये जो रिजल्टेंट है ये एक एंगल बना रहे हैं, किसके साथ एंगल बना रहे हैं, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद नॉर्मल रिएक्शन, इस नॉर्मल रिएक्शन के साथ। अब ये जो एंगल है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसको क्या आर रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट फोर्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं, हाँ आर से, रिजल्टेंट को आर से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ, और ये रिजल्टेंट किस चीज का रिजल्टेंट है, नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का ही है। लेकिन ये रिजल्टेंट जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इस वजह से इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। अब मैं क्या करूं, इसी को नाम नेमिंग खुद से दे देता हूं, आप भी अपनी तरफ से ए नाम देता हूं, ठीक है। चलो ओरिजिन को हम ओ नाम देते हैं, यहाँ पे ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, और इसको आगे डॉटेड लाइन से मिला के यहाँ पे सी का नाम देता हूं। अब मैंने क्या लेना है, एक ट्राइंगल लेना है BOC, ठीक है, यानी ये वाला देखो, ये रिजल्टेंट और ए और बी में तो रिलेशन कैसे, कौन सा वाला, ये वाला, हम ये जिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो वाला है। तो अब आप देखिए, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OBC, ये तो नॉर्मल रिएक्शन को इन नॉर्मल रिएक्शन पे सी दिया है मैंने इस पॉइंट को, ठीक है। इन ट्राइंगल चलो P, ओरिजिन को O बेहतर है, और तो बीच में आएगा OBC, इन ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC अगर आप देखें तो ट्राइंगल OBC में दरअसल हम ये जो, अच्छा एक और अहम बात, मैं इसको थीटा से नहीं, मैं इसको अल्फा से शो करूंगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोर्स हमेशा थीटा से रिप्रेजेंट होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अल्फा से, अल्फा भी एंगल है, लेकिन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अभी मैं इसके लिए भी डेरिवेशन लाऊंगा, तो एंगल ऑफ रिपोर्स, ठीक है। तो ये अल्फा है। अब हमने डायरेक्शन मालूम करने हैं इस एंगल के, तो टेन टेंजेंट थीटा यूज करें, टेन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या, अल्फा, थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद है ना, सम पीपल हैव करनी ब्रॉन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग। तो परपेंडिकुलर की जगह पे इसमें परपेंडिकुलर अगर आप देखें तो थीटा के सामने वाले हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने वाले एक तरह से BN हो गया, BC सॉरी, ये N नॉर्मल है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ, नॉर्मल, ठीक है, चलिए यही रखिए, ठीक है। तो देखो याद रखो, OC बोले आप BC बोले, एक है ना ये BC, इन दोनों के वो बराबर है, तो BC ये पे ही करता हूँ, BC डिवाइडेड बाई, अच्छा क्या क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस OC हो जाएगा। अच्छा जी, BC क्या है भाई, यहाँ पे BC क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये वाली जो फोर्स अगर हम बात करें तो कौन सा है, यहाँ इस डायरेक्शन में है ना, तो हमारे पास किसके बराबर है, फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं, ये दरअसल यहाँ से देखिए यहाँ तक की लेंथ किसके बराबर है, इस तरह भी आप करें, या BC को कन्वर्ट, BC इज इक्वल टू OA, और A हमारे पास क्या है, F, ये डायरेक्ट आप F पुट करें अगर, ठीक है। दूसरा OC, OC किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन N,
ऊपर की तरफ ये क्या है, OC क्या है, n। तो ये हमारे पास टेन थीटा के टेन अल्फा बोलो यहाँ पे बराबर आया। आप हल्का सा इसको इक्वेशन नंबर, हाँ अभी फिलहाल वो 10 को उधर ना जी, एक रिलेशन मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आखिर में हम इसके एक्चुअल जो मकसद है ना मैं आपको बताया, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान रिलेशन मालूम करना है, क्या रिलेशन है दोनों के दरमियान। 10 ये आया ना, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये होता है, हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू 9 में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, अकॉर्डिंग टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के तहत ना पता है क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू, अच्छा वो हमारे पास बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये 9 में पढ़ते हैं, यानी फ्रिक्शन को डिवाइड करेंगे नॉर्मल रिएक्शन से, तो जो हमारे पास ये जो दोनों जो रेशो है वो बराबर आता है किससे, इसी को डिफाइन इसी तरह करें, रेशो ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अगर आप गौर करें तो एफ ओवर एन यहाँ भी आया, एफ ओवर एन इधर भी आया, टेंजेंट इन दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर करने का क्या मतलब है, जो सेम वाले होते हैं वो नहीं लिखते, बाकी जो डिफरेंट वाले हैं वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, सिंपल अंदाज में समझाऊं, एफ ओवर एन दोनों साइड पे है ना, तो या आप यूं करो अल्फा, ये इसकी जो वैल्यू है ना, फर्स्ट कर ले यहाँ पे एफ ओवर एन की वैल्यू क्या है, म्यू है, तो एफ ओवर एन की वैल्यू पे म्यू पुट करो, बस दूसरे अल्फाज में, या सिंपल जो सेम होंगे वो काट के ये बाकी जो डिफरेंट होंगे उन दोनों को आपस में बराबर करो, इस तरह से समझो एक ही बात है, तो हाँ टेन अल्फा इज इक्वल टू म्यू, पहला रिलेशन बस यहाँ तक मालूम करेंगे किसमें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की कहानी यहाँ क्लोज हो जाती है बस। अब एंगल ऑफ रिपोज के लिए थोड़ी डेरिवेशन करके इन दोनों का रिलेशन आपस में कंपेयर करेंगे, ये है मेन मकसद, तभी ये इंपॉर्टेंट। एंगल ऑफ रिपोज के लिए मैं दोबारा अब मैं क्या करूंगा, इसको इंक्लाइन प्लेन बनाऊंगा, इसको ऊपर की तरफ उठा के इंक्लाइन प्लेन एक एंगल पे रखूंगा, क्या मतलब जरा डायग्राम के थ्रू समझो, इसको मैं इस तरह के थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन की सूरत में लेके आऊंगा सरफेस को, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है इंक्लाइन प्लेन का क्या मतलब है, कोई सा भी पट्टी कोई सा भी प्लेन जो थोड़ा सा एंगल बना रहे हो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, यहाँ पे एंगल बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर मौजूद है, यार ये डायग्राम सही होनी चाहिए क्योंकि पूरा बेस करता है इसी डायग्राम पे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊंगा, ये इंक्लाइन प्लेन है, कोई भी चीज जो थोड़ा इस तरह रखते हैं ना इंक्लाइन प्लेन कहलाते हैं, थोड़े एंगल पे एक एंगल, जमीन के साथ थोड़े एंगल पे जो भी चीज रखेंगे ना इंक्लाइन प्लेन कहलाएगा। देखो यहाँ पे यही बॉक्स जो हमने यहाँ रखे हैं वो इधर रखा है, मैंने आप इस इंक्लाइन प्लेन, अभी ये मूव नहीं करा, अभी ये नीचे की तरफ स्लाइड नहीं हुआ, अभी ऊपर मौजूद है, वेट तो नॉर्मली आपको पता है, वेट तो यहाँ से नीचे से बिल्कुल इसके डाउनवर्ड ही लगेंगे, इसका वेट नीचे ही होगा, ले इसको समझो, ले अफसोस की बात है यार, इतनी मेहनत से समझा रहा हूँ, वेट तो नीचे ही होगा इसका डाउनवर्ड। अभी गौर से देखिएगा, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर आप देखिए वेट के कंपोनेंट, अच्छा खैर ये वेट यहाँ हो गया, इस पे अब मोशन इस तरफ होंगे, अगर ये मूव करने लगेंगे ना इस तरफ इस साइड पे होंगे तो इसके फ्रिक्शनल फोर्स किस साइड पे होंगे, ऊपर साइड पे इसकी फ्रिक्शनल एफ होंगे। नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है बिल्कुल इसके नॉर्मल रिएक्शन। अब हमें वेट को क्या करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, वेट को, इस वेट को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा, एक्स और वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास ये एंगल बना रहे होंगे यहाँ पे, ये एंगल, ये अभी एंगल में आपको इससे समझ, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ, अच्छा द मिनिमम एंगल
that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begin to slide. वो कम से कम एंगल जो एक इंक्लाइन प्लेन बनाता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। अभी वहाँ अब जितना ये वाला एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा, ये भी आकर से ये वाला, ठीक है। ठीक है, अब इधर देखें, द मिनिमम एंगल, पहले ये समझो एंगल ऑफ रिपोर्स क्या है। मिनिमम एंगल डेट एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स, अब ये इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, इस एंगल को आप क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोर्स। द मिनिमम एंगल डेट एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, 90 डिग्री बना रहा है, और नहीं 90 डिग्री पे तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। 60 बना रहा है, हाँ तारबे दे में ही है। 45 बना रहा है, 45 हाँ, with the horizontal when a body placed on it just begin to slide down, अभी नीचे की तरफ नहीं आ रहे बॉडी, अभी ऊपर है, इसमें फलसफा है, बहुत बड़ा फलसफा है। बॉडी नीचे की तरफ मूव नहीं हो रहे, अगर आप बॉडी नीचे की तरफ ये जुमला नहीं लिखेंगे, प्लेस इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन नहीं लिखेंगे, जुमला खराब होगा। हाँ मतलब आप दोस्त थोड़ा सा और ऊपर करेंगे ना, वो नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट बिगिन टू स्लाइड। हाँ बैलेंस हुआ ये आप बोल सकते, बहुत बेहतरीन। अब देखो हम यहाँ पे भी एक नाम देंगे, फर्ज कर ले इसको आप नाम दे दे ए, इस पॉइंट को आप नाम दे बी, इस पॉइंट को आप नाम दे दे सी। चीज अगर समझ में आए वो नाम अपनी तरफ से दे सकते हैं आप, बस डायरेक्शन संकेत हो। अच्छा अब यहाँ पे ना यार इस वेट को हमने तोड़ा है उसके दो कंपोनेंट्स में। अब कंपोनेंट एक होता है हमारे पास साइन थीटा, दो कंपोनेंट साइन एक कॉस ना। सम पीपल हैव, अच्छा थीटा यहाँ है इस दफा, थीटा के सामने ये वाला है, तो ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। सम पीपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये वाला एरिया होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर हुआ ना, परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री बना रहा होते हैं वो बेस, और उसके सामने जो होता है वो क्या, हाइपोटेन्यूस। तो अगर साइन थीटा की अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर में क्या है, परपेंडिकुलर में हमारे पास सामने बी ए डिवाइडेड बाई, अच्छा बेस में क्या है, हाइपोटेन्यूस में क्या है, सी ए, ठीक है। तो साइन, हाँ ये समझ के जाओ, बस आखिरी रिलेशन है। अच्छा साइन थीटा इज इक्वल टू बी ए कहाँ है, बी ए परपेंडिकुलर है, बी ए और सी ए की जगह पे क्या पुट करेंगे, सी ए वेट के बराबर है। ये जो नीचे की तरफ आ रहे हैं ना लग रहे वो क्या है, वेट, सी ए में मैं डायरेक्ट वेट पुट कर रहा हूँ। तो बी ए, हाँ अच्छा सही, ये वेट है ना, और वेट को तोड़ा है, ये यहाँ पे आके बी ए की वैल्यू क्या आएंगी, डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह हम किसके लिए निकालेंगे, साइन थीटा को तरफ आना चाहिए ना। अच्छा डब्ल्यू को आप ऊपर दे इधर नहीं। अच्छा इसी तरह आप क्या करेंगे, इसी तरह आप कॉस थीटा के लिए भी निकालेंगे। कॉस थीटा की बात करें, कर्ली ब्राउन फिर, हाँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेस में क्या है, बेस ये है ना बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस ए सी, तो क्या होगा, बी सी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। बी सी क्या है हमारे पास, बी सी कुछ भी नहीं है। अच्छा ए सी क्या है, डब्ल्यू, ये साइड पे लेके आए, बी सी किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये वाली लाइन समझाने ये चाह रहा हूँ, ए बी वाली लाइन किसके बराबर है, ए बी या बी ए वाली लाइन किसके बराबर है, डब्ल्यू, ये बहुत काम आएंगे, डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक है। डब्ल्यू साइन थीटा की डायरेक्शन किस मत में है, यूं है, जबकि इसमें ये बी ये इसमें है ना, यूं है ना, इसकी डायरेक्शन यूं हो गई। और दूसरा क्या है, बी सी, इसकी डायरेक्शन ये किसके बराबर है, डब्ल्यू कॉस थीटा। तो डब्ल्यू कॉस थीटा की डायरेक्शन किस मत में है,
यूं नॉर्मल, यानी दूसरे अल्फाज में नॉर्मल और डब्ल्यू कॉस थीटा एक दूसरे के पैरेलल है, और ये आपके पास डब्ल्यू साइन थीटा और फ्रैक्शनल 4 एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अब ये पूरा करने का जो मकसद है, यहाँ पे एक चीज अप्लाई करेंगे आप। आपने कभी पढ़ा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब एक फोर्स होए तो भाई F इक्वल्स टू हाँ F1 प्लस F2 से फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तहत ना समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0। जितने भी कंपोनेंट है फोर्स के वो 0 है। अब यहाँ देखें ना n, अब ये रेस हालत में मैंने इसी वजह से लिखा, ये रेस हालत में इसका मतलब इसका समीशन ऑफ फोर्स 0 है। नॉर्मल और कौन सा फोर्स, ये डब्ल्यू कॉस थीटा आप फोर्स के तौर पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप इधर देखें तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। हाँ फोर्स लगाएंगे तो हाँ ना, इसीलिए वेट लगाए। यस अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के साथ कंडीशन हमारे पास बना हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो नॉर्मल किसके बराबर है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके बराबर है, डब्ल्यू कॉस थीटा के, और फ्रिक्शनल फोर्स और ये किसके बराबर है, एफ किसके बराबर है, एफ किसके बराबर, मतलब एफ इस साइड पे लग रहे हैं, ये दोनों अपोजिट है ना डायरेक्शन में, ये नीचे डब्ल्यू कॉस थीटा नीचे की तरफ है साइन थीटा। ले ये बात समझ में आ गई, ये बात समझो, इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है डब्ल्यू कॉस थीटा और नॉर्मल रिएक्शन का, फ्रिक्शनल फोर्स और डब्ल्यू साइन थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है। ये इन दोनों को बैलेंस करेंगे, ये फोर्स और डब्ल्यू साइन थीटा, इन दोनों को, क्योंकि डब्ल्यू साइन थीटा भी कंपोनेंट है ना फोर्स का, तो फोर्स का कंपोनेंट फोर्स के ही बराबर होते हैं, एक फोर्स के दो कंपोनेंट में तोड़ा हुआ है। ये वाली फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स और डब्ल्यू कॉस थीटा ये वाली फोर्स एक दूसरे को बॉडी रेस्ट कंडीशन में आ जाएंगे, अभी मूव नहीं हुआ। तो यही मैंने, अब आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है इक्वेशन 1 से। क्या करना है, हाँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को 1 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या होगा, f डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई डब्ल्यू कोस थीटा। डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर है, टेंजेंट थीटा के बराबर है। हमारे स्टूडेंट्स टेंजेंट बोलते हैं इसको, असल में टेंजेंट थीटा है, जैसे हम सिंपल के लिए टेन थीटा। अब अगर आप गौर करो ना, आप रिलेशन निकालने जा रहे हैं, टेंजेंट थीटा यहाँ पे इसके बराबर है, और आपको पता है f/म्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, यहाँ पे हमने रिलेशन ये म्यू के बराबर है, ठीक है। अब आप जरा गौर करें ना, तो अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूं, टेन थीटा भी म्यू के बराबर है और टेंजेंट थीटा भी इसके बराबर है, दोनों सेम के बराबर। चलो मैं एक और लिखता हूँ, यहाँ पे कैमरे में तो आ रहे हैं ना, यही पोर्शन में थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, ठीक है, ये मिटा के बस यही कर रहा हूँ। एफ और एन किसके बराबर है, म्यू के, तो यहां पर भी क्या बना, म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। अब इन दोनों में सेम क्या है, ये इक्वेशन आप ए कंसिडर करें, इसको इक्वेशन आप बी कंसिडर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी। ये म्यू सेम है ना, तो क्या चीज बराबर होंगे, टेन अल्फा और टेन, ठीक है, कंपेयरिंग, हाँ इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए एंड बी को कंपेयर करेंगे तो आपके पास टेन अल्फा बराबर आ जाएगा किसके,
टेन थीटा के। यहां से 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज।